सभी को राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका जीके विद कैलाश पुनिया चैनल पर। आज हम एक चीन के महान राजनीतिक विचारक कन्फ्यूशियस के बारे में अध्ययन करेंगे। कन्फ्यूशियस की रचनाएं, उनके राजनीतिक विचार, कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य। देखिए, ये जो राजनीतिक विचारकों में जो कन्फ्यूशियस है या राजनीतिक विचारकों की एक पूरी जो यूनिट है, ये एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस में भी चलता है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर में भी राजनीतिक विचारकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। कन्फ्यूशियस का चिंतन न केवल चीन वरन मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर है। यानी कन्फ्यूशियस का जो चिंतन है, उनके जो विचार हैं, वो हम कह सकते हैं कि हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, या राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में इनका बहुत कुछ योगदान है। तो कन्फ्यूशियस कोई सिद्धांतों और आदर्शवादिता का ही पक्षधर नहीं था। कन्फ्यूशियस ऐसे थे जो केवल आदर्शवादी बात या सैद्धांतिक बातें नहीं करते थे, वरन उन्होंने व्यवहारिक दर्शन का प्रणेता है। मतलब उनका जो विचार है, उनके जो दर्शन है, वो केवल सिद्धांतवादी और आदर्शवादी नहीं है, व्यवहारिक भी है, जो उच्चतर मानवीय आदर्शों के आधार पर श्रेष्ठ समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील है। यानी राजनीतिक दर्शन को उसकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़कर उसे औचित्य का आधार प्रदान किया। इन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा है और राजनीति को नैतिकता से जोड़कर इन्होंने जो औचित्य प्रदान किया है अपने विचारों का राजनीतिक क्षेत्र में, कन्फ्यूशियस का चिंतन और उनके विचार बड़े ही व्यवहारिक रहे हैं। उन विचारों में मुख्य रूप से कौन कौन से विचार हैं, इससे पहले हम जानते हैं कि कन्फ्यूशियस की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कन्फ्यूशियस ने जो चीनी भाषा में है इनकी रचनाओं के नाम, तो उनमें मुख्यतः जैसे 5 ग्रंथ हैं, जिनमें सुचिड़ है, सीचिड़ है, ईचिड़ है, लीची है, छुन एवं छयु है। तो ये जो इनकी 5 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुचिड़, सीचिड़, ईचिड़, लीची, छुन एवं छयु, ये नाम है ये चीनी भाषा में है, इसलिए ऐसे हैं, इस प्रकार के हैं। अब कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारकों के बारे में जानते हैं कि कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार कौन कौन से थे। तो कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचारों में उन्होंने जो तत्कालीन समय में सम्राट या राजपद को प्रमुखता प्रदान की है, और उन्होंने बताया कि सम्राट या राजपद की अनिवार्यता जरूरी है। कन्फ्यूशियस सम्राट या एक प्रदेश में एक ही शासन की स्थिति को नितांत स्वाभाविक मानता है। उन्होंने कहा कि सम्राट प्रदेश में सम्राट एक ही होना चाहिए और वो होना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जिस प्रकार अंतरिक्ष में सूर्य एक होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में, किसी भी देश में 2 शासक नहीं, एक ही शासक होना चाहिए और वो सम्राट। तत्कालीन समय में चीन में प्रचलित सामंतवादी व्यवस्था में अनेक दोष थे। सामंतवाद भ्रष्ट, षड्यंत्रकारी और खंडित व्यवस्था थी, अतः वह सामंतवाद में सुधार कर एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना करना चाहता थे। तो चीन में तत्कालीन समय में जो सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, वो काफ़ी भ्रष्ट, षड्यंत्रकारी और खंडित हो गई थी। तो कन्फ्यूशियस चाहते थे कि उनमें सुधार हो कुछ, और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से परिवर्तन करने की कोशिश की। तो कन्फ्यूशियस एक ऐसे सामंती शासन की स्थापना करना चाहते थे जिसमें एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन सूचना राष्ट्र संगठित हो। यानी समस्त शासन किसी योग्य शासक के हाथ में होना चाहिए, एक प्रबल केंद्रीय सत्ता के अधीन होना चाहिए, ऐसा कहना था कन्फ्यूशियस का, ताकि जो राज्य है वो बिखरे नहीं और समस्त सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रहे और वो व्यक्ति योग्य हो। अब दूसरा उनका विचार है सम्राट या राजपद ईश्वरीय संस्था। तो कन्फ्यूशियस के अनुसार समस्त नैतिकता का स्रोत स्वर्ग है, जिसका अधिपति ईश्वर है, और सम्राट स्वर्ग का प्रतिनिधि या ईश्वरीय करती है। यानी इन्होंने जो राजा बनेगा, जो सम्राट बनेगा, जो शासक बनेगा, उसको एक प्रकार से ईश्वर का पुत्र माना है, मतलब भगवान के बराबर माना है। और उन्होंने जो सम्राट का पद है उसको एक ईश्वरीय संस्था माना है। तो सम्राट या राजपद ईश्वरीय संस्था है, ऐसा कहना उनका। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि ब्रह्मांड में 3 विशिष्ट शक्तियां विद्यमान है। कौन कौन सी शक्तियां? स्वर्ग है, सम्राट और प्रजा। इन्होंने जो ब्रह्मांड में 3 शक्तियां बताई हैं, स्वर्ग, सम्राट और प्रजा, इन सब में स्वर्ग को उन्होंने सर्वोपरि बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उसका स्वामी ईश्वर की सम्राट एवं प्रजा के लिए नियमों का रचयिता है।
क्योंकि वो समस्त नियमों का रचयिता है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और वही नियमों को प्रजा पर लागू करता है और प्रजा इन्हीं नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करती है और इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। इन्होंने सबसे पहले तो बताया कि सम्राट के पद की आवश्यकता क्यों है। सम्राट का पद इन्होंने बताया कि एक ही होना चाहिए केवल। दूसरा उन्होंने बताया कि जो सम्राट का पद है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये स्वर्ग में बैठे ईश्वर के समान है, यानी ईश्वर का पुत्र के समान है। और तीसरा इन्होंने जो बताया कि सम्राट के दायित्व या कर्तव्य क्या क्या है, तो ये नहीं कि सम्राट निरंकुश हो जाएगा। सम्राट के इन्होंने जो दायित्व बताए हैं कि सम्राट ईश्वर का पुत्र एवं स्वर्ग का प्रतिनिधि है, तो उसे ईश्वरीय विधान का पालन करते हुए ही प्रजा प्रशासन करना चाहिए। मतलब वो अगर ईश्वरीय प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि कर रहा है, तो उसी के अनुसार उनको पालन करना चाहिए। और इन्होंने जो ईश्वरीय विधान के 3 लक्षण बताए हैं, जैन, ई तथा ली। मतलब जैन मतलब लोक कल्याण, ई मतलब औचित्य और ली मतलब अनुष्ठान। तो एक आदर्श राज्य में लोक कल्याण की वर्दी सम्राट का प्रमुख कर्तव्य है। यानी सम्राट का कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण कार्य करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो बिल्कुल कहीं भी निरंकुश नहीं बनेगा। और सम्राट के हृदय में अपनी जो जनता है उसके प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। मतलब जैसा माता का अपने पुत्र के प्रति होता है, उसी प्रकार का सम्राट का जनता के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। और उनका जो नियम है उनके अनुसार जनता को आचरण करते हुए चलना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पद एवं स्थिति के अनुसार ही आचरण करे। और अनुष्ठान से तात्पर्य है कि पारस्परिक शिष्टाचार एवं नैतिक दायित्वों की पूर्ति करना। इनके जो मतलब 3 जो मूल सिद्धांत हैं, लोक कल्याण करो, औचित्य, अनुष्ठान। लोक कल्याण हमने जान लिया कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई। और इनका अनुष्ठान से क्या तात्पर्य है, तो अनुष्ठान से तात्पर्य है कि पारस्परिक शिष्टाचार एवं नैतिक दायित्वों की पूर्ति करना। जो आपस में शिष्टाचार है उनको बनाए रखना और जो उनके नैतिक दायित्व बनते हैं उनकी पूर्ति करना। मतलब सम्राट एवं प्रजा दोनों को नैतिक कर्तव्यों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए ताकि राज्य में सुख एवं शांति बने रहे। यही उनके अनुष्ठान का तात्पर्य है। अब औचित्य, तो औचित्य के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग के नियम के अनुसार उचित आचरण करना है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने पद एवं स्थिति के अनुसार जब अपने पद एवं स्थिति के अनुसार आचरण करेगा तो वो उसका औचित्य हो जाएगा। तो ये लोक कल्याण, औचित्य और अनुष्ठान उनके 3 जो मूल लक्षण इन्होंने बताए वो हैं। अब इन्होंने बताया कि सम्राट पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाएगा। तो सम्राट पर नियंत्रण इन्होंने बताया कि ये वैसे तो जैसा कि हमने चर्चा की, ये एक ही राजा के हाथ में केंद्रीय सत्ता के समर्थक हैं, किंतु वह शासक निरंकुश नहीं होना चाहिए, वो कई अत्याचारी व स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। वो अनुशासित और स्वधर्म का पालन करने वाला और जनता का लोक कल्याण करने वाला राजा होना चाहिए। उसका जब भी सम्राट नैतिकता के मार्ग से वो जब भी हटे तो समझ लो कि राज्य का पतन हो गया। और उन्होंने बताया कि राज्य का शासन इस प्रकार होना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति को भी ये विश्वास हो जाए कि उसका शासक भी किसी बृहत्तर शक्ति के अनुसंधान में बंधा हुआ है, अनुशासन में बंधा हुआ है। यानी जनता को ये लगना चाहिए कि जो राजा है वो निरंकुश नहीं है, उसके ऊपर भी कोई और है। और इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया है। तो आ सकता है कि कन्फ्यूशियस ने कौन से शासन का समर्थन किया, तो राजतंत्र का समर्थन किया है। और कन्फ्यूशियस की जो एक महत्वपूर्ण कृति है सूचिड, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि जब राजमहल वासनाओं का खुला मैदान बन जाए, जब राजमहल वासनाओं का खुला मैदान बन जाए, देश एक खुला चारागाह, जब मदिरा के लिए ललक हो और संगीत की आनंद का स्रोत बन जाए, तब समझ लेना कि ये सब सर्वनाश की प्रस्तावना के अतिरिक्त कभी कुछ और नहीं सूचित कर सकता। तो ये जो इनका जो कही हुई बात है, जो स्वेच्छाचारी अगर सम्राट की निंदा करते हुए इन्होंने जो बात कही है कन्फ्यूशियस ने, तो ये आ सकता है कि ये उपरोक्त कथन कौन से दार्शनिक, कौन से राजनीतिक विचार के द्वारा कहा गया है। तो इन्होंने बताया कि जब राजमहल वासनाओं का खुला मैदान बन जाए और देश एक चारागाह बन जाए, मदिरा के लिए ललक हो, संगीत या आनंद का स्रोत बन जाए, तो समझ लेना कि सर्वनाश की प्रस्तावना के अतिरिक्त कभी कुछ और नहीं सूचित करता है। अब जो शासक होगा उसके आचरण के नियम क्या होंगे, तो उनके आचरण के नियमों के बारे में बताया कि इन्होंने आचरण के नियमों की तुलना करते हुए भारत के कौटिल्य व इटली के मैकियावेली से की जा सकती है।
इन मतलब जिस प्रकार से इटली के मैकियावेली ने आचरण के नियम बताए, भारत के कौटिल्य ने आचरण के नियम बताए, उसी प्रकार के इन्होंने बताए। ये एक प्रकार के ये चीनी राजनीतिक विचारक थे। तो इन्होंने बताया कि सम्राट को शासन कार्य में लोक कल्याण, औचित्य और अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। हमने पढ़ लिया पहले। सम्राट को न केवल योग्य, सद्गुणी व अनुभवी मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, वरन उन्हें निर्भयतापूर्वक सलाह देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि सम्राट मंत्रियों में सम्राट के प्रति भय रहे, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वो निडर होकर अपनी सलाह दे। और सम्राट को आचरण में अपने पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। इन्होंने जो आचरण के नियम बताए ना सम्राट के, वो है। और जो कन्फ्यूशियस ने जो सम्राट के लिए जो 9 नियम का पालन करना आवश्यक बताया, वो क्या क्या है। इन्होंने अपने चरित्र का विकास करना बताया कि सम्राट अपने चरित्र का विकास करे, सद्गुणी और प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान करे, संबंधियों के प्रति सम्मान व स्नेह का व्यवहार रखे, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करे, अधिकारियों कार्मिकों के प्रति उदार व्यवहार करे, प्रजा के प्रति पितृत्व आचरण करे, कुशल कारीगरों व लोक कल्याण को प्रोत्साहन करे, औपचारिक दूरी रखते हुए भी प्रजा के प्रति शिष्ट आचरण करे, राज्य के उत्तराधिकारियों के प्रति स्नेह व दया भाव रखे। तो ये 9 नियम बताए जिन पर कन्फ्यूशियस ने बताया कि एक आदर्श सम्राट में, एक अच्छे शासक में ये 9 नियमों का पालन करना आवश्यक है। और इन्होंने बताया कि शासन को चलाने के लिए 5 अच्छी नीतियों को अपनाना चाहिए। ये कौन कौन सी हैं? एक तो फिजूल खर्ची से बचना, अधिकारियों को उनकी क्षमता के अनुरूप काम सौंपना, धनलोलुपता से बचना, धनलोलुपता मतलब धन प्राप्त करने की इच्छा, अहंकार से बचना, गरिमायुक्त आचरण करना, क्रूरता से बचते हुए मर्यादायुक्त आचरण करना। अब कन्फ्यूशियस के अनुसार सम्राट को 4 दोषों को त्याग करना चाहिए। जो ये 4 दोष हैं, इनका त्याग करना चाहिए सम्राट को। एक तो देखो, उनके जो नीचे अधीनस्थ हैं उनके प्रति क्रूर आचरण नहीं करना चाहिए, और अधीनस्थों के प्रति दमन का परित्याग करना चाहिए। अधीनस्थों को हानि न पहुंचाने वाला होना चाहिए, उन्हें पुरस्कार देने वाला, और कृपणता नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें पुरस्कार देने में कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। तो ये थे कन्फ्यूशियस के राजनीतिक विचार। इन्होंने राजा या सम्राट की आवश्यकता के बारे में बताया। इन्होंने सम्राट को ईश्वरीय संस्था का प्रतिनिधि बताया। इन्होंने सम्राट के दायित्व बताए, जिसमें औचित्य, अनुष्ठान और लोक कल्याण। इन्होंने सम्राट पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा वो बताया। इन्होंने सम्राट के आचरण के नियम बताए, जिनमें 9 नियम हैं, 5 नीति बताई हैं, 4 दोष बताए, इनको दूर रखना चाहिए। अब एक और है विचार, वो है कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस का आदर्श राज्य कैसा होगा उसके बारे में बताया है। कन्फ्यूशियस एक राजनीतिक दार्शनिक से अधिक एक शिक्षा शास्त्री व महान शिक्षक था। कन्फ्यूशियस राजनीतिक दार्शनिक होने के साथ साथ क्या था? शिक्षा शास्त्री और महान शिक्षक भी था। इनको चीनी सभ्यता में महान गुरु का दर्जा प्राप्त है। जो इनके जो शिक्षा संबंधी विचार हैं वो तामियो, इनकी जो बुक का मूल नाम है तामियो। तामियो का मतलब होता है महान शिक्षा, महान शिक्षा मिलता है। इनका ये जो तामियो ग्रंथ है, ये कन्फ्यूशियस की मौलिक कृति न होकर उनके शिष्यों द्वारा संपादित करती है। तो तामियो इनकी मौलिक कृति नहीं है, इनके शिष्यों द्वारा संपादित है। मतलब इनके जो शिक्षा से संबंधित जो विचार थे ना, उनका संकलन करके इन्होंने तामियो एक बुक बनाई। इनके जो शिष्य थे वो, इन्होंने बताया है कि इन्होंने अब शिक्षा का उद्देश्य बताया। शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? क्योंकि एक शिक्षक थे तो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया। तो कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना, मतलब व्यक्ति को पूर्ण बनाना। और व्यक्ति की पूर्णता का मतलब यहाँ क्या है? सद्गुणी होना, मतलब व्यक्ति पूर्ण हो, सद्गुण उसमें कम से कम अवगुण हो। और शिक्षा का इन्होंने सामाजिक उद्देश्य भी बताया। शिक्षा उचित ज्ञान द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। कैसे? उचित ज्ञान द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देती है शिक्षा। तो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बताया है। और शासक एवं राज्य के लिए शिक्षा का महत्व भी बताया इन्होंने। तो शिक्षा का उद्देश्य सम्राट में गुणों का विकास करना है, इन्होंने बताया। शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए वह सम्राट एवं अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आत्म परिष्कार के सद्गुण को आवश्यक मानता है, जिसे केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए वह सम्राट व अधीनस्थ अधिकारियों के लिए आत्म परिष्कार के गुण को आवश्यक मानता है। और
आत्म परिष्कार का गुण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब इन्होंने शिक्षण पद्धति व पाठ्यक्रम के बारे में भी चर्चा की है। तो इन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, संगीत, कविता को महत्व दिया है। और इन्होंने शिक्षा प्राप्ति में पर्यवेक्षण का विशेष महत्व बताया है। और इन्होंने बताया कि व्यक्ति प्रकृति के पर्यवेक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कन्फ्यूशियस एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि एक बात सीख लेने के बाद उसका 3 तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। मतलब एक कोई अगर बात सीख लेते हैं उनका 3 तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो प्रथम तो है कि सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराने से उसकी नई नई व्याख्याएं व अर्थ प्रकट होते हैं। और दूसरा है कि सीखे हुए ज्ञान को लगातार व्यवहार में लाने से वह अधिक स्पष्ट होता है। और तीसरा है कि सीखे हुए ज्ञान को अन्य को सिखाना चाहिए, इसमें ज्ञान का विस्तार होता है। मतलब कितने समय पहले इन्होंने जो जो बातें कही हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में 101% सत्य हैं। ये तभी तो चीन के महान राजनीतिक विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा का कंसेप्ट भी दिया है। तो कन्फ्यूशियस के समय केवल अभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त थी, मतलब उच्च जाति के व्यक्तियों को। और चीन के जो इतिहास में कन्फ्यूशियस ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नारा लगाया कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब कन्फ्यूशियस ने कहा कि ये क्यों भाई, ऊंची जाति वाले क्यों, सभी को मिलनी चाहिए शिक्षा। और इसलिए उन्होंने क्या किया, जगह जगह स्कूल खोलकर शिक्षा पर चला रहे अभिजात्य वर्ग के नियंत्रण को तोड़ा। जो शिक्षा पहले केवल कुलीन वर्ग या अभिजात्य वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों में जो शिक्षा प्रचलित थी उनको आमजन में फैलाया। कन्फ्यूशियस एक महान राजनीतिक व दार्शनिक विचारक थे। इनकी रचनाएं जिनके बारे में हमें देखा, सुचिड़, सीचिड़, ईचिड़, लीची, छुन व छयू। तो ये थे कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी। कमेंट, लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको कन्फ्यूशियस के बारे में दी गई जानकारी कैसे लगी। और बने रहें चैनल के साथ, जीके विद कैलाश पूनिया। धन्यवाद।